रतन और रंजित, तुम दोनों यहाँ आओ। राजनीति के अंग हमने तुम दोनों को बीच बताया, उससे अच्छी तरह से ग्रहण कर लो। शस्त्र विद्या ये भी अध्ययन होना अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है दूसरा देश दुश्मन तुम्हारा मुकाबला करने के लिए आए, तो उस समय क्या करोगे? इसलिए शस्त्र विद्या का भी अध्ययन होना अनिवार्य है। चलो। चाचा श्री, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजनीति की कै अंक होते हैं और राज को चलाने के लिए क्या सब करना पड़ता है, ये नीति हमें बताइए। रतन, ऐसे बचपन से तुम दोनों को मैंने शिक्षा ग्रहण कराया। राजनीति के जैसे है प्रथम 4 अंग, जैसे साम, दाम, दंड और विभेद। इन चारों का अर्थ भी समझ लो। साम का मतलब है राजा और प्रजा में पिता और पुत्र के समान मेल होना चाहिए, और दाम का मतलब है कि अगर प्रजाओं के बीच किसी प्रकार से कोई तकलीफ हो तो उसके दुखों को दूर करने के लिए हाहाकार मच जाए, जैसे सुखाड़ हो, बाढ़ आ जाए, तो उस बीच इन लोगों को कष्ट न हो, इसलिए खजाने में से धन लेकर दान स्वरूप दान देना और उसकी सहायता करना, यही तो दान का अर्थ है। और दंड का मतलब है कोई भी प्रजा हमारे राज में रहकर जैसा अपराध करे उसे वो इसी तरह से सजा देनी चाहिए। और विभेद ये अंतिम नीति है राजाओं के पास धरोहर के रूप में, जो अंत में उसे प्रयोग किया जाता है। अगर कोई देश या सारे प्रजा एकता करके राजा के ऊपर आक्रमण करे तो उस समय विभेद यानी फूट डाल देना चाहिए, ताकि किसी प्रजा के कोई एक नेता हो उसे अपनी ओर मिला लेना चाहिए, धन और कुछ और लालच देकर, ताकि उसके बीच एकता ना हो सके। और इस विभेद नीति से इस तरह से राज चलाया जाता है। इन चारों नीति को अपने दिलो दिमाग में रख लो, ताकि भविष्य में तुम दोनों के हक में अच्छा रहेगा। चलो, इतने दिनों तक शिक्षा ग्रहण कराया, अब तो तुम लोग जवान हो गए। चलो, जन्मदाता पिता के पास तुम दोनों को पहुंचाता हूं, क्योंकि आज तक हम तुम दोनों को शिक्षा ग्रहण कराए और पालन पोषण भी किए, इसलिए कि पालक पिता और शिक्षा देने वाले गुरु ठहरे। लेकिन तुम्हारे जन्मदाता पिता तो इस मालवा देश के राजा हैं। चलो। आप हमारे पिता नहीं हैं। नहीं बेटे, हम तो तुम्हारे जन्म देने वाले पिता नहीं, पालक पिता हैं तेरे, और रक्षक और ज्ञान देने वाले पिता ही समझो, गुरु समझो। हम दोनों भाइयों का पिताजी है कहाँ? आप चलो हमारे साथ। इतने दिनों से आप ये बात हमसे बताए क्यों नहीं? इसलिए कि कोई भी बालक, कोई भी शिशु पिता के प्यार और माँ के दुलार के आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए हमने पिता के प्यार से दूर, माता के प्यार से दूर तुम दोनों को यहाँ लाकर शिक्षा ग्रहण कराया। अगर बताता तो हो सकता था तुम दोनों के दिल में कोई कष्ट हो, तकलीफ, उस ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित हो, इसीलिए हमने नहीं बताया। ठीक है गुरुजी, चलिए हम दोनों भाई अपने पिता को देखना चाहते हैं। हाँ, बस हम भी उस पिता को देखना चाहेंगे। बचपन में जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उस हाथों में तलवार थमा दी उसने। ये शिक्षा हम उनके पास रह के भी तो ग्रहण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए, आओ चले हम मालवा देश की ओर। ध्यान निपुण हो चुका है। हाँ महाराज, दोनों भाइयों को हमने एक साथ राजनीति के अंग, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या इत्यादि जो राजाओं में गुण होने चाहिए सबों में निपुण कराने के बाद में आज बरसों के बाद आया हूँ। ठीक है, आप कहें तो दोनों कुमारों को बुलाऊं आपके समक्ष। अब तो इतने बड़े हो गए कि आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते कि कौन आपके बड़े बेटे और कौन छोटे हैं। ठीक है, तो शीघ्र आप दोनों भाई को बुलाकर मेरे सामने ले आइए। बात को
रतन और रंजीत, आप दोनों भाई यहाँ आओ। महाराज बचपना है, दोनों खेलते होंगे, आपस में खेलते हुए आ रहे हैं, दोनों में प्रेम है, भाई भाई का प्यार दोनों में है। रतन और रंजीत, आप दोनों यहाँ आओ। यही तुम्हारे जन्मदाता पिता हैं, इनसे मिलो। गुरुजी, हाँ ये मेरे पिताजी हैं। हाँ हाँ, यही तुम्हारे पिता हैं, इनसे मिलो, हृदय से लगकर इनके हृदय। आयुष्मान भवा। आओ मेरे लाल, अरे कब से मेरा ये मन तरस रहा था तुम्हें देखने के लिए। आओ बैठो बैठो। धीर सिंह, सेनापति धीर सिंह, ये हमारे बड़े लड़के रंजीत है। अच्छा, और वो छोटा? नमस्ते पिताश्री। ठीक है मेरे लाल, जीते रहो। तुम दोनों भाई जाओ, थके हुए हो, आराम करो। कल सुबह हम तुम दोनों भाई से पूछेंगे कि तुम दोनों भाई ने कैसी विद्या सेनापति धीर सिंह से प्राप्त किया। आज ही पूछ लीजिए। धीर सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये रतन जो है अपने से बड़ों का आदर करना शायद नहीं जानता है। भरी दरबार में ये सिगरेट पी रहा है। क्या आपने इसे ऐसी ही शिक्षा दी? महाराज, गुस्ताखी माफ हो, मैंने दोनों के विद्या को एक ही साथ एक ही जगह सिखलाया, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसके दिलो दिमाग में ही रहेगा। जैसे माली जो है बगीचे में बहुत तरह के फूल लगाते हैं, एक ही तरह सींचते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि एक में कांटे और दूसरे में फूल फूलते हैं। उसी तरह से समझिए महाराज, ये अभी नादान है, समझदारी की कमी है। तो ठीक है, अभी नादान है, बच्चे हैं, समझ जाएगा। अब मैं इन दोनों भाई से पूछ सकता हूं कि ये दोनों भाई किस किस विद्या में निपुण हुए? तो रंजीत, हमें ये बताओ, यदि इस मालवा देश का राजा तुम्हें नियुक्त किया जाए तो किस तरह से तुम अपनी प्यारी प्रजा का सुचारू ढंग से देख सकते हो, ये हमें बताओ। पिताजी, गुरुजी हम दोनों भाई को जो विद्या सिखाए उसमें हम लोग निपुण हैं। जैसे कि आपको एक झलक, राजा के पास 4 नीति हुआ करती है, उसी नीति से राजा राज को चलाते हैं। जैसे कि साम, दाम, दंड और विभेद, राजा इसी 4 नीति से अपने राज को चलाते हैं। और शस्त्र विद्या में हम दोनों भाई बहुत निपुण हैं। शाबाश रतन, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यदि इस मालवा देश का युवराज तुम्हें नियुक्त किया जाए तो तुम इस राज को कैसे चलाओगे? राजाओं के पास कितनी नीति हुआ करती है, ये हमें बताओ। पिताश्री, ये सच है कि राजाओं के पास 4 नीति हुआ करती है, और वो नीति है साम, दाम, दंड और विभेद।
साम का मतलब राजा और प्रजा में कोई भेदभाव नहीं, पिता और पुत्र के समान इनका रिश्ता गहरा होना चाहिए। लेकिन मैं इस नीति को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जूते हमेशा पैर में ही अच्छे लगते हैं, उन्हें सर पे रखा नहीं जाता। इसलिए मैं इस नीति को नहीं मानूंगा। दाम, दाम का मतलब जब हमारे राज्य में अकाल पड़ गया हो, बारिश नहीं हो रही हो, प्रजा त्राही त्राही कर रहा हो, उस वक्त राजा का एक कर्तव्य होगा कि हम अपनी प्यारी प्रजा का मदद करें। कैसे? राजकोष का खजाना खोलकर, क्योंकि राजकोष में इसी दिन के लिए तो धन जमा किए जाते हैं। और दंड, जब हमारे राज्य में कोई भी प्रजा किसी भी तरह की गलती करे तो उस गलती को मद्देनजर रख के उसे उचित दंड देना चाहिए। ये हुआ दंड। और विभेद का मतलब आपस में फूट डालो और राज करो, क्योंकि पड़ोसी मुल्क जब ये सोच रहे हो क्या हम इस राज को हासिल करेंगे और उनके सैनिक अधिक हो और हमारे कम, उस वक्त राजा को दिमाग से काम लेना चाहिए। उनके प्रजा, उनके सेना को मिलाकर उस सेना में फूट डालना चाहिए ताकि उनका सेना कमजोर हो जाए। जब ही उसका सेना कमजोर हो जाएगा तभी तो हम उससे लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। ये हुआ विभेद। इन्हीं चार नीति से राजा राज को चलाते हैं। परंतु जिस दिन मैं राजा बन गया और बनूंगा ही, उस दिन मैं केवल दो नीति से राज को चलाऊंगा, और वो नीति है दंड और विभेद। ठीक है, तुमने अच्छा विचार दिया। जाओ, अब तुम दोनों भाई महल में जाकर आराम करो। महामंत्री सूर सिंह, इस दोनों भाई का विचार अलग अलग है। रंजीत ने बहुत अच्छा कहा कि राजाओं के पास चार नीति है, इस चार नीति से राजा राज को चलाया करते हैं। और ये भी कहा, लेकिन इसमें अंतर है। यदि रतन को राजा बना दिया जाए तो ये सारे राज में कोलाहल मचा देगा, सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगेगी। और यदि मैं इसे राजा नहीं बनाता हूं तो ये सारे राज में बगावत कर देगा। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, किस तरह से इन दोनों भाई को समझाऊं, आपस में प्रेम रखे, वैसा विचार कर सुनाऊं। हाँ महाराज, समय आएगा, उसके लिए भी सारा इंतजाम हो जाएगा। मुझे विश्वास है आपके ज्येष्ठ बेटे ही राजा बनेंगे, और राजा के योग्य उन्हें ज्ञान भी है। ये नालायक को क्या राजा बनेंगे आप? ऐसे समय आने दीजिए, सोचा जाएगा। अभी लगान वसूल करने का भार आप अपने ज्येष्ठ बेटे को दे। ठीक है, तो आप मेरी तरफ से रंजीत को आदेश दें। रंजीत, महाराज, यहाँ तुम्हारे पिता का आदेश हुआ है। कहिए गुरुजी, क्या आदेश है? देहात इलाका में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत दिनों से लगान उनके ऊपर बाकी है। क्यों नहीं लगान दिए? जाकर आप उनकी हालत को देखते हुए उससे लगान वसूल कर ले आवे। आपके पिता का आदेश है। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो आप? सुनने में आया है कि आप लगान वसूलने के लिए जा रहे हो। हाँ भाई, क्या बात है, बोलो। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि
इन कीड़े मकोड़ों से लगान कैसे वसूल किया जाता है। आप आराम कीजिए, मैं चला। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ। मेरा भाई जिसमें खुश रहे वही मुझे चाहिए। कहा ठीक है, लगान वसूल करने का आदेश मुझे दिया गया, लेकिन मेरे भाई का मर्जी है, मेरे भाई का मन है मैं जाऊं तो ठीक है वो जाए, लेकिन वो थोड़ा गर्म खून का है, उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। न जाने इन प्रजाओं के साथ क्या कर बैठेगा क्या नहीं। तरस गई रे, तरस गई रे, प्यासी कब से नजरिया, प्यासी कब से नजरिया, बरस गई रे, तरस गई रे, बरस गई। ओ ऊपर वाले हम नीचे वालों की कब सुनेगा खबरिया, खबरिया, बरस गई रे, तरस गई रे, बरस गई रे, तरस गई रे, प्यासी कब से नजरिया, प्यासी कब से नजरिया, तरस गई रे, तरस गई। 20 साल हो गए मेरे देश में बारिश नहीं हो रही है, किसान लोग मर रहे हैं, एक एक अन्न बिना, एक एक बूंद पानी बिना, सब के सब ट्राई ट्राई करके दम तोड़ रहे हैं। जितने हम लोग प्रजा प्रवासी हैं सब के सब हम लोग, अब ऐसा होगा कि इस राज को छोड़ करके हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए जो राजा जो है वो स्वतंत्र है, हम लोग को देख रेख कुछ नहीं करता है कि मेरा प्रजा क्या खाता है, कैसे रहता है, किस हाल में है, वो राजा का कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं महाराज। हाँ भाई, बात दरअसल ये है कि बहुत रोजों से बारिश नहीं हुई, उस बारिश सब कुछ बंद है और हमें कर भी देना पड़ेगा, कर भी देना पड़ेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप वर्षा दे, हे इंद्र भगवान आप वर्षा दे, फसल अच्छी हो ताकि हम सही सही समय पर महाराज के दरबार में कर दिया करेंगे। मेरे देश की धरती देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जब घुंघरू में गीत सुनाते हैं, बैलों के गले में जब घुंघरू की गीत सुनाते हैं, जब चलती है मस्त हवा, जब चलती है तो मस्त हवा, बैलों की सुनाते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये बताओ
तुम लोगों में रघु किसान किसका नाम है? कहिए क्या बात है? आप रघु किसान को क्यों खोज रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारे ऊपर महाराज का लगान बाकी है, और इतने दिनों से तुमने लगान क्यों नहीं दिया? देखिए राजकुमार जी, मैंने लगान इसलिए नहीं दिया कि बारिश नहीं हुई, उपज कम हुआ। जितना उपज हुए हम अपने परिवार में अपने बाल बच्चों को खिला करके उसमें ही समाप्त हो गया। तो कहिए किस तरह से मैं महाराज के दरबार तक लगान देने के लिए जाऊं? अब बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? तुम महाराज का लगान नहीं देगा, और हम यहाँ हर साल तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे पास लगान मांगने के लिए आए। सुन, हम तुम्हारे बाप का ठेका नहीं ले रखा है। आज रतन कुमार आया है, इसलिए लगान दे दो, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। राजकुमार जी, मैं वादा करता हूँ इस साल बढ़िया फसल, इस साल बारिश भी बढ़िया हुई है, फसल भी बहुत अच्छा हुआ है, और इस साल के जितने भी फसल होंगे अपना कुछ ही फसल रख करके और जितने भी फसल का अनाज है सब महाराज के यहाँ लगा वापस कर देंगे। इस वक्त तो लगा नहीं है, इस वक्त आपको कहां से मैं लगान दूंगा? लगता है सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं है। तुम साले लोग लात के भूत बात से नहीं मानोगे। सुन, रतन कुमार को ना सुनने की आदत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तू लगान देगा या फिर अपना सर? देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी आपको मैं लगान कहां से दूंगा? हाँ, मैं वादा करता हूं कि अब की बार उपज में जितने भी संपत्ति होंगे सारी की सारी संपत्तियां आपके दरबार में रख दूंगा। बस इस बार के लिए मुझे माफी दे दो। तेरी जात का पैदा मारो। आग जलाता है, पानी डुबोता है, और ये रतन कुमार तर पाता है। आप मेरे बापू को क्यों मार रहे हैं? वाह, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को जिसने बनाया सोचता होगा। रघु इधर आओ। तुम तो कह रहे थे कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो, तुम ऐसा समझ लो कि आज से तुम्हारे सारे लगान माफ। क्या कहे छोटे ठाकुर? आज से मेरा सारा कर्जा माफ? हाँ हाँ, यही समझ लो। आज से मेरा सारा कर्जा माफ? तो आप धन्य है, धन्य है। अरे ठहरो, धन्य है। बदले में हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। ऐसी भला कौन सी चीज है जो आप मुझसे मांगना चाहते हैं? बहुत ही खूबसूरत चीज है, और वो चीज है तुम्हारी बेटी। एक रात के लिए अपने बेटी को मेरे महल भेज देना, और समझना हमने तुम्हारे सारे लगान माफ कर दिए। ठाकुर, छोटे ठाकुर, रतन, मैं गरीब जरूर हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास इज्जत है। क्या कहा? इस लगान के बदले मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवेली में भेज दूं? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। चुपचाप मेरे दरवाजे से चले जाओ। हाँ, वादा करता हूँ जब लगान होगा तब मैं तुम्हारे दरबार में भेज दूंगा, लेकिन मैं अपनी इज्जत को और तुम्हारे
हवेली में, तुम्हारे कोठे पर ये कदापि नहीं होगा। साले चूहे, रतन सिंह के सामने अपना मुंह खोला और ऊंची आवाज दिखाई। रतन, क्या कर रहे हो मेरे भाई? प्रजाओं के साथ इस तरह से नहीं किया जाता। अरे भैया, आप बीच में कहां से आ जाते हैं? साले कीड़े मकोड़े लोग हमसे जुबान लड़ाता है, रतन कुमार से। ठीक है, तुमसे जुबान नहीं लगाएगा, जाओ तुम। याद रखना साले, आज आइंदा मेरे सामने ऊंची आवाज की तो आज बच गया। मैं जानता था मेरा भाई ऐसे ही करेगा। चाचा, आप ठीक तो हो? अरे मैं क्या ठीक रहूं, मैं क्या ठीक रहूं? ये क्या, ये तुम्हारा छोटा भाई रतन मुझे क्या ठीक रहने देगा? जब मैंने कहा इस साल बारिश नहीं हुई, अगले साल बारिश नहीं हुई, उपज नहीं हुआ, तो मैं लगान नहीं पहुंचाया, बस इसी के बदौलत मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। चाचा, उसके किए से मुझे अब शर्मिंदगी मत कीजिए। मैं आपको माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप नादान हैं, बच्चे हैं, ना समझ हैं, गर्म खून का है, इसलिए मैं कहता हूँ उसके तरफ से मैं आपको माफी मांग रहा हूँ, उसे क्षमा कर दीजिए। धन्य है, एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा का विचार किस तरह से है, किस तरह से ऊंची एकदम मधुर स्वर में बोला करते हैं, और उसका ही एक छोटा भाई रतन क्या बर्ताव इस गरीब के साथ करता है। तुम धन्य हो बेटे, जो तुम जैसा महान आदमी अगर नहीं आता तो न जाने ये रतन कुमार मेरे साथ क्या बर्ताव करता। कुछ नहीं करता चाचा, मैं उसके पीछे था। ये सारी झमेला लगाने के लिए है ना, लगाने के लिए है ना। ठीक है, इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस साल बारिश नहीं हुई, लगान नहीं दे पाए, अगले साल आप दे देंगे, अगले साल कोई बात नहीं। इस साल हम ऐसे ही चले जाते अपने राज को। अरे वाह, ऐसा मत जाओ। जब तुम मेरे दरबार में आ चुके हो, मेरे किसान के नजदीक आ चुके हो, सुनो, जाओ चंद्रा को कहो एक गिलास पानी लेकर के। नहीं नहीं चाचा, रहने दीजिए। राजकुमार जाओ जाओ। नहीं चाचा, रहने दीजिए, हो गया। तो देखो, इस गरीब के कुटिया में तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कम से कम पानी पी करके जाओ। ठीक है, मैं आपका मन रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रजा ही सब कुछ है। मैं प्रजा को भगवान की तरह मानता हूँ। आपका इच्छा है, आपका दिल है, थोड़ा जल पिला दे तो ठीक है, मैं दिल से पी लूंगा। ठीक है बेटी चंद्रा, आओ, कम से कम एक गिलास जल लेकर के बड़े राजकुमार रंजीत को पिला दो। कितने अच्छे हैं, स्वभाव के लोग हैं। एक ही फूल में दो होते हैं, एक में होते हैं कांटे और एक में होते हैं फूल। ये रतन कांटे के जैसी बातें कर रहा है, और उसी का बड़ा भाई रंजीत कितना मधुर स्वर में बोल रहा है। वाह वाह भगवान, देखो एक ही परिवार का दो सदस्य है और किस तरह से दोनों में फर्क है। बेटी चंद्रा, इसे पानी पिला दो, तब तक मैं जा रहा हूँ खेत में और देख रहा हूँ खेत में कहाँ हल चल रहा है, कहाँ किसान बुआई कर रहा है, वो देखने में जा रहा हूँ। क्या है बापू? बेटी चंद्रा, बड़े ही स्वभाव के भरे हुए हैं रंजीत बाबू, इसे तुम जल पिला दो और मैं जाता हूँ खेत में देखने के लिए कौन किसान गया है, कौन नहीं। जल पिला दो इसे। ठीक है, तुम जाओ बापू।
मैं अभी पिला देती हूँ। लीजिए साहब, जल पी लीजिए। ठीक है, जल पिला दो। ठहरिए, मैं अभी दूसरा कोई बात पानी नहीं, लाता हूं। रहने दो, हो गया। जल पी ली। आओ इधर। क्या नाम है? चंद्रा। चंद्रा। वाह, क्या खूबसूरत नाम है। और आपका नाम? मेरा हाँ, मेरा नाम तो रंजीत है। बहुत सुंदर नाम है। सुंदर है। हाँ। सुनो चंद्रा, क्या? मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। बोलो। देखो, मेरे दरबार के पीछे एक बगीचा है। मेरे दरबार के पीछे एक बगीचा है। हाँ। उसमें तुमसे मिलना चाहता हूँ 4 बजे। 4 बजे बगीचे में? हाँ। और मुझसे? मुझसे। तू क्यों? ऐसे ही तुम आओगी? हाँ, मैं आऊंगी। आओगी ना? हाँ, सच कहती हो? सच में आऊंगी। तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तुम आओगी? पहले मैं पहुंच गई था। तो तुम इंतजार करना। ठीक है। अगर मैं पहुंच गया तो मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। आओगी ना? आऊंगी। मैं जाऊं?